अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, प्रोग्राम दी न्यूज़ रिव्यू सां गॾु मां सनाउल्लाह हाशमाणी अवां जी ख़िदमत में हाज़िर आहियां। नाज़रीन, मुल्की सियासी सूरत हाल में छिकताण ओज ते पहुची वई आहे। हालतूं तब्दील थींदे नज़र अचनि पियूं। पाण ॾिठो त गुज़िरियल ॾींहुं PTI जी मरकज़ी सेक्रेटेरिएट ते इस्लामाबाद पुलिस छापो हयो, जंहिंखां पोइ PTI जे तर्जुमान रऊफ़ हसन खे गिरफ़्तार कयो वियो। गॾोगॾु हिकु भेरो ॿीहर PTI जे जेको मरकज़ी ऑफिस आहे उनखे सील बि कयो वियो आहे। ऐं गुज़िरियल ॾींहुं बानी PTI सहाफ़ियुनि सां ॻाल्हि ॿोल कई ऐं उन में उन इहो तस्लीम कयो त GH को ॾाढो पुरअमन एहतजाज लाइ चयो हुयमि। लॻे थो त मूंखे मिलिट्री जेल मोकिलियो वेंदो ऐं टेक्नोक्रेट सेटअप आणण खां बहितर आहे त मुल्क में मार्शल लॉ हयो वञे। इहो चवणु आहे बानी PTI जो। ऐं गुज़िरियल ॾींहुं हिकु अहम प्रेस कॉन्फ्रेंस बि थी। DG ISPR लेफ्टिनेंट जनरल अहमद शरीफ़ साहब इहा प्रेस कॉन्फ्रेंस कई। उन्हनि जो चवणु हो त अदालती निज़ाम 9 मई जे रिथाबंदी कंदड़नि खे ढर ॾिनी त इंतिशार वधंदो ऐं ज़िम्मेवारनि खे सज़ा ॾियणी पवंदी। 9 मई ते अवाम ऐं फ़ौज में नफ़रत पैदा करण जी कोशिश कई वई। उन्हनि जो इहो चवणु हो। गॾोगॾु उन्हनि बनू वाक़े जे हवाले सां बि ॻाल्हायो ऐं उन्हनि चयो त इहो सम्झ में नथो अचे त हिकु सियासी पार्टी पंहिंजे सूबई हुकूमत जे ख़िलाफ़ु एहतजाज लाइ छो निकिती ऐं छो पई एहतजाज करे। उन्हनि ते बि उन्हनि सवाल उथारिया ऐं उन्हनि जो चवणु हो त माण्हुनि खे कंट्रोल करणु फ़ौज न पर सूबाई हुकूमत यानी इंतिज़ामिया जी इहा ज़िम्मेवारी हुई। पाण इन ते ॻाल्हि ॿोल कंदासीं। सीनियर सहाफ़ी वक़ार सती असांखे टेलीफोन लाइन ते जॉइन कयो आहे। अस्सलाम वालेकुम वक़ार साहब। अस्सलाम वालेकुम, क्या हाल है जी? ठीक है, खैरियत से? अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह। वक़ार साहब, बहुत शुक्रिया, आपने प्रोग्राम के लिए वक्त दिया। वक़ार साहब, आज जो डेवलपमेंट सामने आई है, PTI ने भूख हड़ताल शुरू कर दी है। गुज़िश्ता रोज़ हमने देखा कि PTI बानी ने एतराफ़ कर लिया कि मैंने पुरअमन एहतजाज का कहा था। तो आप देखते हैं कि अब PTI के लिए मुश्किलातें बढ़ने लगी हैं? बहुत शुक्रिया जनाब। देखें, हम तो शुरू दिन से ये बात कह रहे हैं कि जिन्होंने जो बोया है वो काटेंगे, और ये कोई ढकी छुपी बात नहीं है कि बानी PTI जो है वो इस सारे मामले में जो मेन जो डायरेक्टर थे वही लोग, जो गिरफ्तार होते थे वो भी वही उनका नाम लेते थे। जो उन्होंने इजलास किया 7 मई को वो भी सबके सामने है, वो भी शवाहिद मौजूद है। इसके अलावा अब तो उन्होंने ये भी खुद कहना शुरू कर दिया है, आधा सच बोलना शुरू कर दिया कि मैंने कहा था कि एहतजाज करें, और ये वो गलत बयानी कर रहे हैं कि मैंने कहा था कि पुरअमन करें। उन्होंने कहा था, उनका ये जो एक फर्ज है कि अगर इमरान खान नहीं तो कुछ भी नहीं, यानी कि वो अपने आप को पाकिस्तान से भी बालातर समझते हैं, पाकिस्तानी अदारों से भी बालातर समझते हैं और पाकिस्तानी अवाम से भी बालातर समझते हैं। अच्छा वक़ार साहब, वो कि टेक्नोक्रेट सेटअप के लिए कह रहे हैं कि कोई टेक्नोक्रेट सेटअप आ रहा है, इससे बेहतर है कि मार्शल लगा दे। तो आपको लग रहा है कोई टेक्नोक्रेट सेटअप की बातें चल रही हैं? देखिए, अभी तक हमने भी चेक किया है, लेकिन बज़ाहिर हालात जो है उससे लगता तो यही है। और अगर आप ये आज से 2-3 साल पहले देखें तो इस मुल्क में इससे पहले इससे बड़े वो कम जो है वो हालात होते थे तो माशाल्लाह लग जाया करता था, लेकिन अब ऐसा नहीं है। तो मैं जाती तौर पे ये समझता हूँ, या मेरा ये मानना है कि जो आज से 1.5-2 साल पहले अप्रैल 2022 में एक DG ISPR ने एक DGI ने जो प्रेस कॉन्फ्रेंस की थी, हमें उस पर इत्मीनान करना चाहिए कि अदारों ने, बल्कि अदारे ने ये फैसला किया है, और अगले 15-20 सालों में जिसने जहां जाना है ये उन सब लोगों का यूनिफॉर्म फैसला है। कोई एक बंदे का फैसला नहीं है कि हमने सियासत में मुदाखलत नहीं करनी। अगर उस वक्त माशाल्लाह नहीं लगा, जब 9 मई वाले उस वाक़े के बाद नहीं लगा, तो अब भी मेरा नहीं ख्याल के वो लगेगा। ये मौका सियासतदानों के हाथ में है, उन्हें ये सारी चीजें ठीक करनी है, जो अपने अंदर कमी कोताहियां हैं उनको दूर करना है, और पाकिस्तान की वेलफेयर के लिए और अवाम की बहबूद के लिए वो काम करना है, आगे बढ़ना है। अच्छा वक़ार साहब, हमने देखा गुज़िश्ता रोज़ DG ISPR साहब ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की। उन्होंने अदालती निज़ाम के हवाले से कहा कि अगर अदालती निज़ाम 9 मई के मुजरिमों को अगर ढील देगा तो फिर इंतशार बढ़ेगा। तो ये ढील के पीछे क्या है, क्या वजूहात हैं? आज तक जो असल मुल्ज़मान हैं 9 मई के, उनको सज़ाएँ क्यों नहीं मिल सकी इस वक्त तक? मुझे अगर इसमें आप 2 मिनट दें तो मैं आपको सारा केस पूरा मैं समझा दूं कि असल मसला क्या है। तफसीली समझाएं। असल मसला सिर्फ ये है कि देखें, जब अप्रैल 2022 से ऑनवर्ड जब चीजें वो शुरू हुई तो जो हुक्मरान इत्तेहाद में जमातें हैं वो आपस में तकसीम हुई। उनको ये समझ ही नहीं आ रही थी कि एस्टेब्लिशमेंट वाकई संजीदा है, और उन्होंने कोई ठोस इकदाम नहीं किया। जितने भी मुकदमात थे वो बिल्कुल लापरवाही से बने, उनका ठीक तरीके से प्रोसिक्यूशन वो नहीं हुआ, वो ठीक तरीके से नहीं लड़ेंगे, उस खुशू से नहीं लड़ेंगे। कई मुकदमात में झोल थी, कईयों में ठीक था, और फिर आखिर में आके जाहिर है जो इतनी बड़ी रजीम थी, जो इतना बड़ा माफिया है, जो इमरान खान के जरिए या बानी PTI के जरिए पाकिस्तान में इंतशार वो पैदा करना चाहता है, उनके मोहरे तो बहुत जगह पे थे। फिर आगे जब मुकदमात पड़े तो ये 12 जुलाई के फैसला, और इससे पहले लोगों की आंखें खुल गई और लोगों को ये पता लग गया कि असल जो मसाइल हैं वो
इस जगह पे हैं और जो कौन कौन जो हैं सहूलतकार हैं जो इनको आगे लेके चल रहे हैं। लेकिन मैं अभी भी ये समझता हूँ कि हुकूमत में जिस तरीके से आप देख रहे हैं कि मरियम नवाज शरीफ ये सुबह पंजाब में, सुबह सिंध में पीपल्स पार्टी के जो लोग हैं और ये बड़े अब खुशू के साथ आगे बढ़ रहे हैं। और अब जो मुकदमात का ट्रायल हो रहा है, मैं समझता हूं कि जो भी जिम्मेदारान हैं 9 मई के, जिन लोगों ने भी आपके और हमारे मुल्क में इंतशार फैलाने की कोशिश की है, वो नहीं बच सकेंगे, वो कैमरे किरदार तक पहुंचेंगे। और अगर नहीं पहुंचेंगे तो कल जैसे DGISPR ने वो कहा कि हम आगे नहीं बढ़ सकते, इस मुल्क में अनारकी भी बढ़ेगी, इंतशार भी फैलेगा और मारामारी भी फैलेगी। तो उनको कैफरे किरदार तक पहुंचाना सबसे पहली जो है वो जरूरत है। अच्छा, ये बन्नू वाक़े के हवाले से भी उन्होंने कहा कि उनको समझ नहीं आ रहा कि एक सियासी जमात अपने ही सूबे में जो है वो मुजाहिरीन के हवाले से उन्हें क्यों नहीं रोका गया। तो बन्नू वाक़े को वफाक को सीरियस लेना चाहिए, वफाक को तहकीकात करानी चाहिए इसमें, और जो असल चीज़ें हैं वो सामने लानी चाहिए आवाम के लिए, क्योंकि इस वक्त जो है वो काफ़ी जो है वो मुश्किलात हैं, अनसर्टनिटी है, लोग समझ नहीं पा रहे इस वक्त तक कि हुआ क्या है। सर जी बिल्कुल आप ठीक कह रहे हैं। बन्नू वाक़े का जो असल मसला है वो कुछ और है और अवाम को कुछ और बताया जा रहा है। बन्नू वाक़े में जो ये एक ज़ाती झगड़ा था जिसमें जो एक बंदा मारा गया, वो 2 धड़े थे, वहां पे 2 धड़े बन गए और जिस बंदे ने मारा वो भी सबके सामने है, वो भी सबको पता है कि किसने कत्ल किया है। इसके बावजूद अगर आप अदारों पे या शख्सियात पे या फौज पे इल्जाम लगाएंगे तो ये ज्यादती है। उसके बाद जाके जो कुछ हुआ कि एक वो मुजाहरा हो रहा था, लोगों की बड़ी तादाद उसमें शामिल थी और उनको बाकायदा ये कहा गया कि आप पहले आए एक जगह, एक वहां पे चौक है, वहां पे आए, वहां जगह वो थोड़ी पड़ गई, फिर वो स्टेडियम में चले गए। अब वो जब लोग स्टेडियम में जा रहे थे तो कुछ जो शरपसंद थे, जो तकरीबकार थे, जो इंतशार चाहते थे, वो चले गए कैंट के एरिया में, जाके पथराव किया, उन्होंने अंदर लूट मार की उन्होंने और वहां पे हवाई फायरिंग की, लोगों को वो मारना चाहा। तो जाहिर अगर ऐसा वो करेंगे तो फिर जो लोग जिनकी कानून पर अमलदारी, जिनकी जिम्मेदारी है, वो क्या करेंगे? उन्होंने भी तो अपनी जिम्मेदारी वो निभानी है ना। जहां तक सूबाई हुकूमत की बात है, ये कैसे हो सकता है कि यही वाकया अगर सुबह सिंध में हुआ तो क्या वो मुराद अली शाह बोरोद इल्जाम न ठहराते? पंजाब में होता तो क्या मरियम वो नवाज शरीफ को न बोरोद इल्जाम ठहराते? सूबाई जो आपकी हुदूद है वहां पर अमनो अमान का क्या सबसे पहली जिम्मेदारी सूबाई हुकूमत की है। जब इतना कुछ हो रहा था, जब इतना कुछ था, इतने लोग थे, सूबाई हुकूमत कहाँ सो रही थी? और उसके बाद उस दिन आपका वज़ीर आला जो KPK का है वो क्या कर रहा था? उसका एटीट्यूड क्या है? वो किस तरीके से लोगों को वो डील कर रहा है? ये सारी वो चीजें हैं जिनको देखना पड़ेगा। और इस सारे मामले में भी पहला इल्जाम जो आता है वो सूबाई हुकूमत पे आता है कि लॉ एंड ऑर्डर को जो है उसको बरकरार रखना, कायम रखना, ये तो सूबाई हुकूमत की जिम्मेदारी है। अच्छा, वकार सदी साहब, गुज़िश्ता रोज़ जो DGISPR की प्रेस कॉन्फ्रेंस थी, इसमें एक और अहम नुकता भी था, वो था डिजिटल दहशतगर्दी का। तो उन्होंने कहा कि ये डिजिटल दहशतगर्दी आज हो रही है, लेकिन फिर हमने देखा कि PTI के दफ्तर पे छापा भी पड़ा और रऊफ हसन साहब गिरफ्तार भी हुए। वहाँ से कुछ इतलात हैं कि वो लैपटॉप्स और सामान वगैरह भी तहवील में ले लिया गया है ताकि वो जो सोशल मीडिया पर कुछ इंतशार फैला रहे थे वहाँ से बैठ के लोग। तो आप समझते हैं ये दहशतगर्दी, डिजिटल दहशतगर्दी जिसकी निशानदही की गई है DGISPR की जानिब से, कैसे ख़त्म होगी ये? देखिए, हमें पहले ये समझना चाहिए कि DGISPR जब बात करता है तो वो कोई एक शख्सियत नहीं होती, वो एक अदारे का तर्जुमान होता है और उस पर सारी कलेक्टिव जो विजडम है वो होती है। जहां तक डिजिटल दहशतगर्दी की बात है, ये कोई ढकी छुपी बात है कि पाकिस्तान में हो क्या रहा है? सारे मुल्क में कहीं ऐसे होता है? आप मुझे बताएं, किसी तरक्की पजीर मुल्क में भी कभी ऐसे हुआ है कि जिस तरीके से इल्जाम तराशी हो रही है, इंतशार फैलाया जा रहा है, अफवाहें और झूठ फैलाया जा रहा है जाती मकासद के लिए, और उसके बाद जब इस सारे मामले के ऊपर जब कानून साजी भी हुई है और उसके बाद अदारे इससे पहले भी हरकत में थे, उसके बाद भी है। और ये जो कल जो छापा मारा गया है PTI के ऑफिस में, वहां से बाकायदा शवाहिद मिले हैं, उनको पहले भी उन्होंने वो चेक किया और अब जाके उन्होंने जो वहां से डिवाइसेस लिए हैं, जो मॉनिटर्स वगैरह या जो CPUs वगैरह या लैपटॉप वगैरह वहां से लिए हैं, उनसे तो सारे लोगों के ताल्लुकात जो है वो पता लग गया है। जहां तक बात है रऊफ हसन साहब मेरे मोहतरम है, वो बुजुर्ग सियासतदान है, अगर उनके साथ कोई मिस हैंडलिंग हुई है तो वो नहीं होनी चाहिए। लेकिन जो बैरून मुल्क बैठे लोग हैं, जो इंतशार फैला रहे हैं, जो असल डिजिटल दहशतगर्द हैं, उनके रास्ते अगर वो रऊफ हसन से मिलते हैं, वो लीड अगर रऊफ हसन से लेते हैं, वो अगर सारी जो
गाइड लाइन है वो रऊफ हसन साहब से लेते हैं, तो फिर आप किसी बंदे को उसके उम्र के हिसाब से, उसकी सफेद दाढ़ी के हिसाब से, उसके तजर्बे के हिसाब से बरीउल जिम्मा तो नहीं करार दे सकते ना। आप रऊफ हसन साहब की ये जिम्मेदारी है कि वो साबित करें उस पर इन्वेस्टिगेशन में कि ये जो लोग वो सोशल मीडिया में पाकिस्तान के खिलाफ जो जहर उगलते हैं, जो भारतीय एजेंसी की वो जुबान बोलते हैं, उनसे इनके क्या मरासिम है, इनसे जो राब्ते हुए हैं वो कैसे हो रहे हैं, या उनके क्या मकासद है, तो ये बहरहाल उन्होंने साबित करना है। लेकिन इसके बावजूद उनकी उम्र का लिहाज करके, उनकी शख्सियत का लिहाज करके, उनके ओहदे का लिहाज करके मुझे बड़ी हमदर्दी है उनके साथ। लेकिन जनाब, ये मेरी और आपकी हमदर्दी किसी काम नहीं आएगी कि अगर आप कहीं जिम्मेदार ठहरते हैं तो। ठीक है, ऐसा ही है बिल्कुल। तो क्या हम ये समझें कि पीटीआई के पर जो पाबंदी के इम्कानात हैं वो बढ़ते जा रहे हैं? देखिए, मैं ज़ाती तौर पर समझता हूँ कि किसी भी सियासी जमात को बैन नहीं करना चाहिए। ये पहले भी पाकिस्तान में हुआ, उसके बाद भी हुआ, लेकिन ये जो हरकतें कर रहे हैं, जो अप्रैल 2022 से ऑनवर्ड, उससे पहले की बातें तो चले आप छोड़ें, उसके बाद जो कुछ कर रहे हैं वो सियासत नहीं है। उससे कहीं से भी ये नहीं लगता कि ये सियासत कर रहे हैं। वो तो बजोरे बाजू जो है वो मुसल्लत होना चाह रहे हैं और फिर अपने बानी चेयरमैन को दोबारा उसी जगह बैठाना चाह रहे हैं जहां से उनको अवामी ताकत ने निकाला था। तो ये सियासत नहीं होती, ये तो जोर होता है। ये फाइट इज राइट वाली बात तो अब वो कोई नहीं मानेगा ना। ये अगर उनका बिहेवियर अगर आप देखें मानी पीटीआई का, वो कभी भी उनमें कोई लचक नहीं है, और अगर उनमें लचक नहीं है तो नीचे उनके लोगों में भी लचक नहीं है। वो बातचीत करने को राजी ही नहीं है। पार्लियामान में अच्छी खासी तादाद उनको अवाम ने दी है। वो अगर आए हैं यहाँ पर तो बजाय इसके कि मामलात को सियासी तौर पर हल करे, वो सियासी तौर पर हल नहीं कर रहे, वो जोर जबरदस्ती कर रहे हैं। सबसे बड़ी बात यह है कि उनमें टॉलरेंस, बर्दाश्त या खबर जो है वो नहीं है। और अगर ये चीजें नहीं होंगी तो फिर सियासत कैसे आगे बढ़ेगी? सियासत तो नाम ही बुर्दबारी का है। बिल्कुल ऐसे ही है। सती साहब, बस आखिर में मैं आपसे जानना चाहूँगा, ये जो मखसूस सीटों का मामला है, अब नून लीग के बाद जो है वो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी भी जो है वो सुप्रीम कोर्ट पहुँच गई है और उनका भी यही मौक़िफ़ है कि जो मखसूस सीटें वो वापस की जाएँ। तो आप क्या समझते हैं ये मामला किस तरफ जाएगा? देखिए, मेरा ज़ाती अगर आप वो देखें तो मेरी अपनी राय ये है कि जो सीटें हुक्मरान इत्तेहाद को नहीं मिली, अवाम ने नहीं दी, तो इनका उनके ऊपर हक नहीं है। लेकिन इसका ये मतलब नहीं है कि जो लोग वो मांग रहे हैं, या पीटीआई का भी उसके ऊपर कोई हक नहीं है। और उसके बाद जो 12 जुलाई का फैसला है वो तो बिल्कुल ही वो 360 उसके वज़ादिये के ऊपर वो तो बिल्कुल ही उलट है। तो ये सारी खिचड़ी वो बन गई है। इसमें हुक्मरान इत्तेहाद भी जो है वो झोल दिखा रहा है, इस पे पीटीआई भी झूठ बोल रही है, इस पे और भी बहुत सारे अवामिल है। इस पे अदलिया का जो फैसला है, अभी डिटेल फैसला जब आएगा तो इसके बावजूद, इससे पहले भी जो हुआ है वो कोई उसको कोई इतनी इजी राय नहीं मिलेगी, वो कोई इतना अच्छा फैसला नहीं बताना जाएगा हमारी वो तारीख में। लेकिन अब जो आगे हो रहा है उस पे पहले तो मुस्लिम लीग नून के इंडिविजुअल लोग गए हैं उस पे अपनी वो अपीलों में, पीपल्स पार्टी के भी इंडिविजुअल लोग जा रहे हैं। क्यों नहीं ये पार्टियां, मुस्लिम लीग नून बाहसियत पार्टी क्यों नहीं जा रही, पीपल्स पार्टी बाहसियत पार्टी क्यों नहीं जा रही? और मौलाना फजल रहमान साहब जिनकी मैं बहुत इज्जत करता हूँ, वो भी इस पे फ्रीक हैं, वो भी स्टेक होल्डर हैं, वो भी आप लोगों को कह रहे हैं कि वो इंडिविजुअल हैसियत में जाएंगे, हम नहीं जाएंगे। तो ये किसकी आंखों में धूल झोंकी जा रही है? पहली बात तो ये है कि ये अगर जिसको मैंडेट नहीं मिला तो फिर किसी को भी नहीं मिला। ये नहीं हो सकता कि आपका मैंडेट जो है वो मैं ले लूं, मेरा आप ले लें, या हम दोनों का मैंडेट को तीसरा ले ले। ये कौन सा इंसाफ हुआ ये, या ये कौन सी सियासत हुई? ठीक है, बहुत शुक्रिया वकार सती साहब, आपने प्रोग्राम के लिए वक्त निकाला। नाज़रीन, सीनियर सहाफ़ी वकार सती जी अवां ॻाल्हि ॿोल ॿुधी, उन्हनि पंहिंजो नुक़्ता नज़र अवां जे साम्हूं रखियो। प्रोग्राम में ॻाल्हि ॿोल जारी आहे। प्रोग्राम खां जीअं पाण मोटंदासीं त पाण ॻाल्हि ॿोल कंदासीं। कराची में एहतिजाज लाइ आयल उस्तादनि ते गुज़िरियल ॾींहुं लठबाज़ी थी आहे ऐं केतिरा ई उस्ताद गिरफ़्तार बि कया विया आहिनि। पाण हिन डिस्कस कंदासीं। वठूं था मुख़्तसिर ब्रेक, ऐं ब्रेक खां पोइ पाण ॿीहर हाज़िर थियूं।